हेलो एवरीवन। आज हम एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक टाइप से रिवीजन टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यूनिट नंबर 1 से बिलोंग करता है टॉपिक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, और कोशिश करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कवर अप हो जाए इसके अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कुछ बार ये टॉपिक बीएससी में भी पढ़ चुके हैं हम, इसके बारे में थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस कर लेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिस पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की डिपेंड करती है ना। तो जिस तरीके से सिलेबस में दे रखा है और जो लिखना है वो सारा डिस्कस करना हमें। देखो भाई, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से मीनिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स कितनी देर तक स्टेबल है, यानी किन कंडीशंस में वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है और किन कंडीशंस में कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होता। तो इसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। मीन्स इफ वी हैव ए मेटल कॉम्प्लेक्स MlN, देन it will exist under equilibrium with its ions Mn positive plus में ligand, n number of ligands combines to form MlN complex may be charge positive. ओके तो कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम विद इट्स आयंस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। टेंडेंसी ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्स, this is the complex, to exist under equilibrium with its ions is known as thermodynamic stability. means आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा अंडर इक्विलिब्रियम with its ions is known as thermodynamic stability of the complex. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करना है, कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रामीन कॉपर +2। दिस कॉम्प्लेक्स मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 4 NH3, 4 अमोनिया लीगेंट है और 1 कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। तो कहता है कि ये जो टेट्रामीन कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स आपके कॉपर और अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, और ये जो इक्विलिब्रियम टेंडेंसी होती है दैट रिफ्लेक्ट्स द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात। ये कॉम्प्लेक्स आपका, इसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का मीनिंग कैसे पता चलेगा कि ये जो कॉपर आयन है और अमोनिया से मिलके बनता है, इनके साथ ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और ये इक्विलिब्रियम कौन सी साइड को लाई करता है, इससे मुझे पता चलेगा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके तो टेंडेंसी टू एग्जिस्ट द मेटल कॉम्प्लेक्स अंडर इक्विलिब्रियम विद इट्स आयंस इज बेसिकली नोन एज थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। अब कहता है कि जो आपको थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए ऊपर इक्वेशन लिख के दी गई है वो है आपका मेटल पॉजिटिव प्लस में n नंबर ऑफ लिगेंड्स कंबाइंस टू फॉर्म MlN एंड चार्ज इज +1। ओके, this reaction is formation of a complex. This reaction is formation of complex, है ना। रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। दैट्स वाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज नोन एज KF फॉर्मेशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका होता है concentration of product ions divided by concentration of reactant. Concentration of reactant, number of ligands are n, that's why power कितनी आ जाएगी n, है ना। जिस भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस। और उसके बाद क्लियर सी बात है, आपके प्रोडक्ट आयन कॉम्प्लेक्स है और रिएक्टेंट आपका मेटल और लिगेंट है। मेटल की कंसंट्रेशन इनटू लिगेंट कंसंट्रेशन, पावर जितनी बार आपका लिगेंट लिखा गया उतनी। दिस इज नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट। दिस इज नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट। This is known as formation constant or overall stability constant, or overall stability constant। formation constant बोला जाता है इसको, या फिर इसको क्या बोला जाता है, overall thermodynamic stability constant। क्लियर है। तो ये आपका KF जो होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट होता है। अब ये कैसे बताता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को और अनस्टेबिलिटी को, तो कहता है कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंडीशन नंबर 1 इज दैट इफ फॉर्मेशन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1। फॉर्मेशन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस ML
की पावर n is greater than 1 implies as concentration of product particles is more than the concentration of reactant particle। और यहाँ से क्या पता चलेगा, अगर k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या है, कम है। दैट्स मीन प्रोडक्ट्स की संख्या ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, इसका मतलब सीधी सी बात है प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल होगा और स्टेबिलिटी इस कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स आयंस, है ना भाई। अगर KF की वैल्यू 1 से ज़्यादा है दैट्स मीन ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है, 5 मान लो, नीचे वाली संख्या कितनी है 2, तो दैट्स मीन प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है। और प्रोडक्ट ज़्यादा है दैट्स मीन रिएक्टेंट आसानी से किस में बदलने लग रहा है, बार बार रिएक्टेंट में। दैट्स वाई प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन इट्स आयंस। ओके, कंडीशन नंबर 2, इफ फॉर्मेशन कांस्टेंट इज लेस देन 1, ऑब्वियस सी बात है फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की वैल्यू mLn की पावर प्लस, और यहाँ पे m लीगेंड्स की वैल्यू दे रखी इसने n नंबर्स लेस देन 1, दैट्स मीन प्रोडक्ट्स आर लेसर इन क्वांटिटी कंपेयर्ड टू दी रिएक्टेंट्स की वैल्यू ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की संख्या ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा बने हुए हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्जन कम हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्ट कम स्टेबल है और प्रोडक्ट में आपका कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, लेस स्टेबल। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो गया, लेस स्टेबल। ऐसा ही कुछ होता है भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका लेस देन 1 है, इसका सीधा सा मतलब है प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम है, प्रोडक्ट्स का नंबर कम है और रिएक्टेंट्स का नंबर क्या है, ज़्यादा है। दैट्स मीन आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने नहीं लग रहे, तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। इसी तरीके से अगर आपका प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, मान लो प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, दैट्स मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका 1 से ज़्यादा, दैट्स मीन कॉम्प्लेक्स आपका मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दी रिएक्टेंट्स, है ना। तो दोनों कंडीशन पता चल गई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 होगा, दैट्स मीन आपका कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा, कॉम्प्लेक्स आपका होगा मोर स्टेबल। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, जैसे इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको रिफ्लेक्ट करता है, गिब्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले मैंने ये बताया कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है कि किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करना। अगर वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ। रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रही है आयंस की, तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोल दिया जाता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट। वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है और वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखूँ, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द gives free energy of the reaction. How? Standard Gibbs free energy is equals to minus nRT ln of K equilibrium। और अगर मैं ln को log में बदल के लिखता हूँ तो डेल्टा G नोट became equals to minus 2.303 nRT log of K, है ना, log of K। और डेल्टा जी वैल्यू, डेल्टा जी मीन्स डेल्टा जी नॉट एक नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी बोली जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। और रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन थी कुछ ऐसी, मेटल कंबाइन विथ इट्स आयंस टू फॉर्म मेटल कॉम्प्लेक्स। ये आपकी क्या थी, रिएक्शन थी कि मेटल कंबाइन करता है किसके साथ, लिगेंड्स के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो ज़्यादा स्टेबल रिएक्टेंट हुआ या प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट। और अगर आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट किस में नहीं बदल रहे, प्रोडक्ट में। तो सीधी सी बात है ज़्यादा स्टेबल कौन है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल प्लस में n नंबर ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। इफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस दैट्स मीन प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल और कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। और अगर आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल रहे मतलब कॉम्प्लेक्स की बजाय उसके आयंस ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स मीन कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल।
कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल। अब देखो कैसे स्टेबिलिटी और लेस स्टेबिलिटी बताता है। ये कहता है कि आपकी डेल्टा जी माइनस 2.303 nRT log ऑफ के होता है, डेल्टा जी नोट माइनस 2.303 nRT और log ऑफ क्या होता है के। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इफ k is greater than 1 implies as log k will be पॉजिटिव, क्योंकि log 1 से बड़ी संख्या का हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। और log k पॉजिटिव दैट्स मीन पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय साइन नेगेटिव, आंसर विल बी नेगेटिव एंड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा मोर स्टेबल। ठीक है, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 दैट्स मीन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। इफ k इज लेस देन 1 implies as log k will be less than 1 और डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपकी ऑब्वियस सी बात है k लेस देन 1 आया मतलब log k लेस देन 1 मीन्स log k इज नेगेटिव और नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी नेगेटिव से, आंसर कैसा देगी पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है रिएक्शन कैसी होगी आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्टेंट किसमें नहीं बदल रहे प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है और कॉम्प्लेक्स आपका क्या है लेस स्टेबल, दैट्स मीन कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल। क्लियर है जी। तो दोनों बातें एक ही चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं कि अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट स्टेबल है, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 वैल्यू का लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है, लेस देन 1 वैल्यू का लॉग हमेशा नेगेटिव होता है। इफ लॉग इज पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव आंसर विल बी नेगेटिव, लॉग इज नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव आंसर विल बी पॉजिटिव। तो लेस देन 1 अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या लॉग के नेगेटिव है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की क्या होगी कम होगी। ओके तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का, जिसमें हमने थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी देखी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से और डेल्टा जी वैल्यू से। क्लियर है जी। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट को मैं दो टाइप में डिवाइड करके चलता हूँ। दो टाइप का माना जाता है जनरली इसको, ठीक है, इसको जनरली दो टाइप का माना जाता है। पहला होता है आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, फर्स्ट वन इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड नेक्स्ट वन इज ओवरऑल एंड नेक्स्ट वन इज स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल देखो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है स्टेप वाइज और ओवरऑल। इफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व्स द 4 स्टेप्स इन द ओवरऑल, ठीक है, रिएक्शन में कितने स्टेप लग रहे हैं 4 स्टेप, हर एक स्टेप का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो कहलाएगा स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। और ओवरऑल रिएक्शन का जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस रिएक्शन के फॉर्मेशन कांस्टेंट को बोला जाएगा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्लियर है, एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट बदलते हैं प्रोडक्ट में, कितने स्टेप में कंप्लीट होती है 4 में, है ना, कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है 4 स्टेप में। तो हर स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कहलाएगा स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और पूरी रिएक्शन का ओवरऑल मिला के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या कहलाएगा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट वी हैव ए 4 स्टेप रिएक्शन। Step number 1 of the reaction is that metal combines with the ligand number 1 and there is formation of metal Ml complex. And the formation constant of the reaction will be product concentration Ml1 divided by M into Ml. Clear? Step number 2 is that this Ml combines with another ligand to form a complex Ml2 and equilibrium constant will be product concentration Ml2 divided by concentration of reactant M in L into Ml, product divided by reactants. Step number 3 of the reaction, this reactant will again combines with another ligand, there is formation of Ml3 and third equilibrium constant will be Ml3, that is product divided by reactant into reactant.
reactant Ml2 into reactant L. And maybe the last step is that Ml3 combines with another ligand L. There is formation of Ml4, that is K4 equilibrium constant Ml4 product. Divide by M L3 into में L. This is the 4-step mechanism, and overall reaction is that metal combines with 4 ligands. There is formation of metal ligand 4 complex, and the overall complex formation constant will be product concentration. Ml4 is the product, reactant M पावर 1 क्योंकि आगे 1 लिखा हुआ है, लिगेंड L पावर कितनी 4। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन जिसमें एक मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़ेंगे और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा Ml4 डिवाइड बाय M इंटू L की पावर 4। ये रिएक्शन 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में पहला लिगेंड अटैच होगा, दूसरे में सेकंड, थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ में फोर्थ लिगेंड अटैच होगा। तो हर स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा आपका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, और ओवरऑल कांस्टेंट कहलाएगा आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्लियर है जी। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों को कैसे रिलेट किया जा सकता है एक दूसरे के साथ? देखो, एक तो डायरेक्ट तरीका है, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में जब भी रिएक्शंस को ऐड किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मैं इन चारों रिएक्शंस को जोड़ूंगा तो Ml से क्या कट जाएगा, Ml2 से क्या कट जाएगा, Ml2, Ml3 से क्या कट जाएगा, Ml3। ठीक है, बचेगा कौन, M1 2 3 4, 4 लिगेंड M प्लस में 4L इनटू आखिरी में क्या बचेगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में Ml4। यानी इन चारों इक्वेशंस को सम कर दूं तो मुझे फिफ्थ इक्वेशन मिल जाती है ओवरऑल वाली। और जब भी इक्वेशंस का एडिशन किया जाता है, जब भी रिएक्शंस को ऐड करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑलवेज एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने 2 इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया और थर्ड इक्वेशन पे पहुंच गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होता था, इसका K2 होता था और इसका K3 होता था। जब 2 इक्वेशंस को ऐड करते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा एक दूसरे से क्या हो जाया करते हैं, मल्टीप्लाई। This is the first rule to identify the relationship between stepwise formation constant and overall। कि मैं इन चारों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो मेरा Ml से कट जाएगा Ml, Ml2 से कट जाएगा Ml2, Ml3 से कट जाएगा Ml3, बचेगा क्या, M1 2 3 4 4L और लास्ट में Ml4, और ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा, K बराबर होगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। दिस विल बी द ट्रेंड। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है कि मैं जब इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, व्हेन इक्वेशंस आर एडेड, रिएक्शंस आर एडेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गेट मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रिएक्शन है K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दूसरी रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और उस तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, और कहता है इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो तीसरी रिएक्शन आ जाएगी मेरे पास। तो K1 इंटू K2 बराबर क्या आ जाएगा, K3। इन द सेम वे व्हेन दीज 4 इक्वेशंस आर एडेड वी गेट द फिफ्थ इक्वेशन। दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी K1 K2 K3। क्लियर है। और अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखूं, टेकिंग लॉग, इसका क्या ले लिया जाए, लॉग ले लिया जाए तो बन जाएगा लॉग K बराबर लॉग A1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। और 5 होते तो K1 K2 K3 K4 K5, N होते तो K1 K2 K3 अप टू N। और मुझे पता है कि जब भी log A इंटू B इनइक्वालिटी सोल्व की जाती है तो आंसर हुआ करता है log A प्लस log B। इम्प्लाइजस यहाँ से आपका ये इनइक्वालिटी यहाँ अप्लाई करोगे, log A इंटू B इंटू C इंटू D, log K1 जमा log K2 जमा log K3 इंटू, और प्लस में क्या आ जाएगा, log K4। और अगर n इक्वेशंस तक लिखना होता तो मैं इसको कहाँ तक लिख सकता था, nth तक। क्लियर है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन K ओवरऑल, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन K ओवरऑल एंड स्टेप वाइज, K ओवरऑल एंड स्टेप वाइज। क्लियर है। क्या लिखोगे, व्हेन इक्वेशंस आर एडेड देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गेट मल्टीप्लाइड, अपॉन एडिंग दीज 4 इक्वेशंस वी विल गेट दिस इक्वेशन। और लास्ट में इनइक्वालिटी कौन सी यूज करी है मैंने, log A इंटू B किसके बराबर होता है, साइन किसके हो जाया करते हैं, प्लस। सही है जी, समझ में आ गई इसमें बात।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, है ना। अब देखो ट्रेंड्स क्या होता है इसके बीच में, क्या ट्रेंड फॉलो होता है, कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। तो ये कहता है कि ओवरऑल जो फॉर्मेशन कांस्टेंट्स हैं, मान लो एक रिएक्शन में n स्टेप इन्वॉल्व है, तो ओवरऑल k विल बी इक्वल्स टू k1 इंटू k2 इंटू k3 अप टू kn-1 इंटू में kn। It is observed that k1 is always greater than k2 greater than k3 into greater than k4 and kn-1 is greater than kn. In normal cases, as the reaction proceed, equilibrium constants value always decrease. जैसे जैसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन प्रोसीड होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लगातार क्या करती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। बट बहुत सारी ऐसी केसेस होते हैं जिनके केस में kn-1 is greater than is lesser than the value of k4। नॉर्मल केसेस में आपको हमेशा ऐसा ट्रेंड मिलेगा, जैसे 4 स्टेप की रिएक्शन थी तो आपको मिलेगा k1 इज ग्रेटर देन k2 इज ग्रेटर देन k3 इज ग्रेटर देन k4। और कुछ एबनॉर्मल रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा k1 k2 k3 और k3 से ज़्यादा हो जाता कौन सा, k4, है ना। वो जनरली कब होता है, जो वो 2 केसेस में होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो या कॉम्प्लेक्स का क्या चेंज हो रहा हो, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। यानी ऐसा तब होता है जब लास्ट स्टेप में स्ट्रक्चर कभी ऑक्टाहेड्रल था और वहाँ से चेंज होके क्या बन जाए, टेट्राहेड्रल। यानी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस में बदलता हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। यानी कौन सा चेंज आता हो, स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। या फिर आपका कोई कॉम्प्लेक्स लास्ट स्टेप में हाई से हाई स्पिन से किस में कन्वर्ट हो जाए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लास्ट स्टेप में जाके किस में कन्वर्ट हो जाए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। यानी ये एबनॉर्मलिटी ओनली 2 केसेस में ऑब्जर्व की जाती, जब आपका मॉलिक्यूल एबनॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज दिखाए या एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक चेंज। यानी यहाँ पे आप बोल रहे हो स्ट्रक्चरल चेंज और यहाँ पे कौन सा चेंज बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक चेंज। इनमें से कोई भी एक चेंज अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स शो करता है, देन आप कह सकते हो उसका सेकंड लास्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी स्मॉलर देन द लास्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। kn-1 विल बी स्मॉलर देन kn। क्लियर है जी, kn-1 विल बी स्मॉलर देन दी kn। जब आपके लास्ट स्टेप में या तो कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल चेंज आता हो या फिर कौन सा चेंज आता हो, इलेक्ट्रॉनिक चेंज। ओके, ओके, सो मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें अगला पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, कॉम्प्लेक्स 2 चीज़ों से मिलके बनता है, मेटल से और लिगेंड से। अगर वो मेटल और लिगेंड से मिलके बनता है तो दैट्स मीन थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, मेटल के नेचर पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, लिगेंड के नेचर पे, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटल कैटायन, मेटल सेंटर। यानी मेटल का जो मेटल सेंटर होता है वो किस तरीके से आपकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करता है। तो ये कहता है कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जनरली किसी भी कॉम्प्लेक्स की या किसी भी मेटल आयन की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, किसी भी मेटल आयन की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जनरली किसके, साइज के। या ओवरऑल में बात करूँ थर्मोडायनामिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज अपॉन साइज पे, है ना। समझ में आ रही बात कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ मेटल आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। सो more the charge on metal ion on metal center, or smaller the size, or the smaller the size of metal ion, ठीक है, of metal ion, more will be its complex formation ability। छोटा साइज होगा, ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी मेटल की क्या होगी, ज़्यादा।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी किसी भी मेटल आयन की डिपेंड करती है चार्ज पे और साइज पे, चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मेटल आयन 3D सीरीज के M2 पॉजिटिव आयंस देता हूं, तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो क्रोमियम मैंगनीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकिल +2, ठीक है, कॉपर +2 और जिंक +2 आयंस। तो ये कहता है कि थर्मोडाइन किसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी ज़्यादा है। मुझे पता है कि लेफ्ट से राइट जब भी चलता हूँ साइज हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट आपका साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जाएगा, चार्ज सबके ऊपर +2 है। एज द साइज डिक्रीज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो साइज डिक्रीज और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। ध्यान देना, जिंक का साइज लार्जर होता है किसके कंपेरिजन में, कॉपर के। साइज ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, दैट्स वाई जिंक की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी क्या होगी, कम। 3D सीरीज के एंड पे ये एबनॉर्मलिटी आती है साइज के अंदर, जिसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्स एबिलिटी में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट चले, साइज डिक्रीज हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी इंक्रीज हुई, लास्ट में जाके ये चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं टॉप से बॉटम चलता हूं, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव और बेरियम 2 पॉजिटिव, इनके केस में पूछता है, तो सीधी सी बात है, टॉप से बॉटम चलते हो, साइज क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम इंक्रीज। किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम चलोगे साइज इंक्रीज होगा, लेफ्ट से राइट जाओगे साइज डिक्रीज करेगा। तो ये साइज इंक्रीज हुआ और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी ऑब्वियस सी बात है क्या हो गई, डिक्रीज। जितना साइज इंक्रीज करेगा, साइज के तो इनवर्स होती है, साइज बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्स एबिलिटी खत्म होती जाएगी। तो स्मॉलर द साइज, हाइयर द चार्ज ऑन मेटल आयन, मोर विल बी इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, है ना। तो अगर मैं इन दोनों कंबाइन करके लिखूं तो ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम का साइज सबसे स्मॉलर होगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर आपका क्रोमियम 2, फिर आपका मैंगनीज 2, फिर आपका आयरन 2, साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। और ये जो सीरीज बनती है, इस सीरीज को बोला जाता है आपका इरविन विलियम सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेबिलिटी सीरीज ऑफ मेटल आयंस इज नोन एज इरविन विलियम सीरीज। ठीक है, दिस सीरीज इज नोन एज इरविन विलियम सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज इरविन विलियम सीरीज। इसको बोल दो, ऊपर वाले को बोल दो, दोनों सीरीज सेम है। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, आपका इरविन विलियम सीरीज। क्या होती है कि चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली डिपेंड करती है किसी भी मेटल आयन की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी। क्लियर है इतना। अब देखो, कहता है कि कुछ मेटल आयंस ऐसे भी पाए जाते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें मेटल पे चार्ज बहुत कम होता है, फिर भी वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है। दिस इज पॉसिबल ओनली इन द केस व्हेन लिगेंड्स आर पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड्स। ठीक है, पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स और पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड्स। जब आपके पास लिगेंड्स ऐसे हों जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स हो, या जिनको दूसरा नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो, ठीक है, या फिर जो बैक पाई बॉन्डिंग बना सकते हो, ऐसे लिगेंड्स हो। ठीक है, जो लिगेंड्स क्या करते हो, बैक पाई बॉन्डिंग कर सकते हो। ये कहता है कि जब आपके पास कुछ ऐसे लिगेंड लगे हुए हो जो बैक पाई बॉन्डिंग शो करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, या जो मेटल आयन के साथ पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल CO, CN-, NO+, फिनेंथ्रोलिन, these are the ligands which can stabilize, they can stabilize metal ion, they can stabilize metal ion in lower oxidation states. They can stabilize metal ions in the lower oxidation state, यानी इनके साथ मेटल जब भी बॉन्ड बनाएगा तो मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कैसे लिगेंड होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। उनको मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, उनको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो उसी मेटल आयन के साथ बॉन्डिंग करेंगे जिस मेटल आयन पे हाइयर चार्ज प्रेजेंट हो, यानी नेगेटिव चार्ज बहुत सारा हो या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हो। जैसे NiCO4 कार्बोनाइल निक्किल के साथ बॉन्ड बनाता है, निक्किल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। MnCO5 माइनस, या मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है।
FeCO4 2- यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो यानी इस रूल का ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कोई इलॉजिकल नहीं है, लॉजिकल एक्सेप्शन है कि भाई जब मेटल आयन के ऊपर ऐसा लिगेंड लगा रखा है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जो बैक पाई बॉन्ड करता है, वो उसी मेटल पे आके अटैच होगा जिस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हो। यानी मेटल किस में हो, 0 में हो, +1, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जाके बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज -1 और -2 में मेटल को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज। ठीक है, तो जितना आपके पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स होंगे या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे वो मेटल को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ मेटल सेंटर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली टू द साइज। जितना आपका साइज छोटा होगा और जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना थर्मोडायनेमिकली कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। दूसरा, इसी पॉइंट को आगे एलोबरेट किया, देर आर सम लिगेंड्स विच कैन स्टेबलाइज मेटल आयन इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक 0, +1, +2, -1, -2। दीज लिगेंड्स आर नोन एज पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और बैक बॉन्डिंग लिगेंड्स। ठीक है, COCN- NO+ और फिनेंथ्रोलिन। जैसे आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का एक और एग्जांपल है CrCO6 हेक्साकार्बोनाइल क्रोमियम 0 कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स मेटल आयन को 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या कर सकता है, स्टेबलाइज। नेक्स्ट फैक्टर इज दैट नेचर ऑफ लिगेंड, वो भी मेटल आयन से ही रिलेटेड है। मेटल आयन में भी काउंट कर सकते हो उस पॉइंट को, और मेटल आयन से अलग भी कर सकते हो कि नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल। कहता है कि लिगेंड मॉलिक्यूल जो आ रहा है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो मेटल से कितनी अच्छी बॉन्डिंग कर सकता है। अगर आपका लिगेंड है तो लिगेंड की डेफिनेशन में पढ़ाया जाता है कोई भी ऐसा एटम और मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और अपना नेगेटिव चार्ज मेटल आयन को डोनेट कर सके, या लोन पेयर और लोन पेयर मेटल आयन को क्या कर सके, डोनेट। दैट इज नोन एज लिगेंड। तो अगर आपका लिगेंड गुड डोनर लिगेंड है, अच्छा डोनर लिगेंड है, या गुड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स मीन वो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो कर सकता है, गुड बॉन्डिंग शो कर सकता है। अगर किसी न्यूक्लियोफाइल की किसी लिगेंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनिंग एबिलिटी, डोनर एबिलिटी अच्छी है तो वो बॉन्डिंग भी क्या कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, अब देखो मेटल आयंस को जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ब्रॉडली, हार्ड मेटल्स एंड नेक्स्ट वन इज द सॉफ्ट मेटल्स। हार्ड मेटल्स में जनरली आपके मेटल्स आते हैं एल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 के, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 के मेटल्स लाइक बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड मेटल आयंस विद ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 3 और 3, मेटल आयन विद ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +2, +5, +6, एक्सेप्ट यहाँ पे मुझे +4 में छोड़ना पड़ेगा किसको, प्लेटिनम 4+ को और PD4+ को। ये दोनों सॉफ्ट में काउंट होते हैं। तो कहता है हार्ड मेटल वो होगा जिस मेटल आयन पे 3 या 3 से ज़्यादा चार्ज हो, या जो मेटल एल्कली हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता हो। बच गए सारे आपके क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट मेटल्स, जनरली +1 वाले, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स को हम जनरली किस में काउंट करते हैं, सॉफ्ट मेटल में। ये प्लेटिनम और पैलेडियम 4+ भी किस में काउंट किए जाते हैं, सॉफ्ट मेटल्स में। ठीक है, इसी तरीके से लिगेंड्स के अंदर जो डोनर एटम्स होते हैं, लिगेंड्स के जो डोनर एटम्स होते हैं उनको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, हार्ड डोनर एटम्स और सॉफ्ट। लिगेंड्स के अंदर हार्ड डोनर एटम्स और सॉफ्ट एटम्स। तो हार्ड डोनर एटम्स जनरली आपके 3 होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर ये 3 एटम्स उस लिगेंड के अंदर डोनर एटम की फॉर्म में है तो लिगेंड कहलाएगा आपका हार्ड लिगेंड। और लिगेंड के अंदर ये तीनों के अलावा कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस या फिर आपका कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट। उनको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट लिगेंड, या लिगेंड लिख लो। लिगेंड के नेचर को भी 2 टाइप से डिफाइन किया गया है, किसके बेस पे, डोनर एटम के बेस पे। डोनर एटम 2 टाइप का हो सकता है आपका, सॉफ्ट डोनर एटम और हार्ड। सॉफ्ट आपके होंगे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस या क्लोरीन वगैरह से डोनेट करने वाले, और जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या मान के चलेंगे, हार्ड। जैसे एग्जाम्पल NH3, ठीक है,
ऑक्सीजन 2 माइनस, OH माइनस, ठीक है, फ्लोराइड, ये आपके हार्ड लिगेंड्स होते हैं। तो कहता है कि हार्ड मेटल आयंस विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद हार्ड डोनर एटम लिगेंड्स। हार्ड मेटल्स विल फॉर्म stable complex with the hard donor atom ligands. Soft metals will form stable complex with ligands of soft donor atom. Hard metals will form stable complex with ligands having hard donor atom. लिगेंड्स हैविंग हार्ड डोनर एटम्स, यानी जिन लिगेंड्स के अंदर हार्ड डोनर एटम्स होंगे वो हार्ड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और सॉफ्ट मेटल्स जो होंगे जनरली वो आपके सॉफ्ट लिगेंड्स के साथ, सॉफ्ट लिगेंड या सॉफ्ट डोनर एटम वाले लिगेंड्स के साथ एक थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसलिए जनरली ऐसा देखा जाता है कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात है, आपका मेटल मान लो कैल्शियम दे रखा है, कॉम्प्लेक्स बनाया EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, जिसके अंदर दोनों सारे डोनर एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, है ना। तो सॉफ्ट के साथ बॉन्डिंग करता है, हार्ड के साथ बॉन्डिंग करता है। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में हमने थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, स्टेप वाइज ओवरऑल कांस्टेंट और कुछ फैक्टर्स पढ़े थे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले। 2 ही फैक्टर पढ़े फिलहाल। पहला फैक्टर पढ़ा था मेटल का नेचर, दूसरा पढ़ा लिगेंड का नेचर। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फैक्टर, ठीक है, और आपका कीलेट इफेक्ट, है ना, ये सारे, और मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, क्राउडिंग ऑफ द लिगेंड। फिर हमारा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम हो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। ओके, थैंक यू।